नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हमने मध्यकाल के इतिहास को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया था। दिल्ली सल्तनत का इतिहास जो 1526 तक चला, और उसके बाद मुगल काल का इतिहास। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो 12वीं शताब्दी से लेकर और 1526 तक चला, यानी पानीपत के प्रथम युग तक, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तब तक, उसमें हमने प्रशासनिक व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। और शासन व्यवस्था में हमने मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया था: प्रांतीय शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में हमने सम्राट के बारे में बताया था कि सम्राट के जो है वो अंतिम निर्णायक है, अंतिम राजस्व अधिकारी है, अंतिम प्रशासनिक अधिकारी है, अंतिम दंडनायक है और प्रथम दंडनायक भी है, प्रथम राजस्व अधिकारी भी है। यानी उसकी शक्ति अपार है, वो ईश्वर का रूप है, ईश्वर देवी अधिकारों में विश्वास रखता है। तदुपरांत हम अन्य पदाधिकारियों के बारे में बात करते हैं, और अन्य पदाधिकारियों में हम धीरे धीरे सबसे बड़े जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक पद आता है, वो नायब है। लेकिन नायब का पद जो है, नायब मुमल्लिकात, हर एक सम्राट के समय नहीं हुआ। बैराम शाह ने इसको जो है पद को सृजित किया। उसके बाद में जब जब भी शक्तिशाली राजा हुए तब तक नायब का पद नहीं रहा, रेगुलर रहने वाला पद नहीं रहा। लेकिन जब कमजोर हुए तो ये बैराम नायब का पद सृजित हुआ और इसने कार्यभार संभाला, और ये पद जो है क्रियाशील भी रहा। उसके बाद आता है वजीर का पद। वजीर जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा का प्रधान सलाहकार और सारे विभागों का निरीक्षण करता था, देखभाल करता था। और वह जो है एक तरीके से नायब के से तो नीचे था, लेकिन चूंकि नायब का पद हर जगह से क्रियाशील नहीं था, इसलिए उसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। उसका ऑफिस जो है दीवाने वजारत कहलाता था, और उसके कई सहायक अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी थे। जैसे अब जो है अपन नाम ले, मुमली के मुनासिफ और मुस्तफ़ी है मुसाफी, उसके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वो माने जाते थे। और अब उसके बाद में एक आरिज मुबालिक आता था, सेना विभाग का प्रमुख, जो दीवाने अर्ज भी कहा जाता था, और घुड़सवारों की देखभाल, घुड़सवारों की नियुक्ता, सैनिकों के वृत्ति, सैनिकों की स्थिति, सैनिकों का आय व्यय रेखा, उनका वेतन निर्धारण करना, राजा को जानकारी देना, स्थायी सेना का गठन करना, युद्ध के समय में कितने व्यक्ति क्या रहे, उनको कौन कौन सी आवश्यकताएं रहती है, उनकी निजी आवश्यकताएं कौन सी है, सेना की आवश्यकताएं कौन सी, उसका वो सारा का सारा जो ब्यौरा उनके पास रहता था, और सम्राट को या सुल्तान को उससे अंकित कराते रहते थे। तत्पश्चात दीवाने खास या अमीर मुंशी शाही पत्र व्यवहार जो होती थी उसको जानकारी रखता था, और उस प्रकार की सारी जो एक तरीके से खुद पे रहते थे, फरमान रहते थे, उनको आम जनता तक पहुंचाना, और आम जनता की बातों को वहां तक पहुंचाना, और पड़ोसी राज्य से अन्य से जो पत्र व्यवहार होता था उसके बारे में करते थे। दीवानी रसालत इसी से जुड़ा हुआ एक था, जो विदेश विभाग का प्रमुख होता था, और जो कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करता था और उनसे का विश्लेषण कर सुल्तान को उसके बारे में समझ जाता था। सदर सुदूर यानी ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था, और धर्म विभाग के प्रमुख इस्लाम के में, चूंकि वो आप मानते हैं कि इस्लामिक सत्ता थी और ये थी, तो इस्लामिक सत्ता के अनुसार वो धर्म बहुत बड़ा था, और शरा शरीयत के नियमों को लागू करना, दंड देना और उसका पालन कराना, उसके कुरान के नियमों के अनुसार, आचरण के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुस्लिम सत्ता उसके चल रही है, आम जनता उसका पालन कर रही है, अनुपालना हो रही है नहीं हो रही है, जीवन यापन उन सिद्धांतों के अनुसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी लेना, और कई जगह पर मदरसों पर, मस्जिदों में उनके शिक्षा व्यवस्था करना, उनको आर्थिक सहायता देना, गरीब जनता को देना, और काजी वगैरह इनको या मौलवी को कर देना, ये भी उसका बहुत बड़ा काम होता था। काजी उल कुल जात, ये एक तरीके से काजी उल कुजात, ये एक धर्म विभाग का तो नहीं लेकिन न्याय विभाग का जो प्रमुख कहला जाता था। और ये काजी जो है, एक मुख्य काजी जो होते थे वो सुप्रीम कोर्ट की तरह होते थे, और नीचे के जो होते थे निम्न स्तर पर काजी अलग अलग होते थे, और काजी के निर्णय को चुनौती देने का या समाप्त करने का या उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल सुल्तान का होता था। तो काजी उल गुलजात न्याय विभाग का बहुत बड़े न्यायिक शाखा स्वतंत्र तो थी, लेकिन राजा के संबंध में अगर या सुल्तान के संबंध में, सम्राट के संबंध में बात की जाए तो वह स्वतंत्र नहीं होती थी। और एक आता है बरीद मुमलिक, और ये जगह जगह पर अलग अलग सत्ताओं में ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। जैसे अलाउद्दीन सभी के समय में ये इसको बढ़ गई, तो एक तरीके से गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता है। जैसे आज हम सीआईबी और सीआईडी रहते हैं कि किसी भी कार्य को ठोस रूप में, जो सैनिक तो युद्ध करते हैं ये करते हैं, लेकिन उनकी सारी व्यू रचना बनाने का जो कच्चा चिट्टा साहब शत्रु पक्ष का लेके आना जाता, वो बरीद मुमलिक जाता था, और बरीद मुमलिक से फिर सेनापति यानी अमीर मुमलिक जो है चर्चा करता था, और उस चर्चा के बाद में रणनीति बनाई जाती थी कि शत्रु पक्ष किस दिशा में, किस स्तर पर, कहाँ तक कार्य कर रहा है, कितनी सुदृढ़ व्यवस्था है, उसके अनुसार हमको कैसे व्यवस्था करनी है उसको दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सामने कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग बनाई है ना। दीवाने इंशा
दीवान रसाला, दीवान, और इस प्रकार एक बार विभाग हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अमीर कोई कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो कई कई राजाओं के साथ में अमीर आकिब, तो ये वही होती, जैसे पहले अमीर अकुर पद होता था, तो ये अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग सम्राटों ने वो की। लेकिन नियमित जो पद थे वो लगभग 7 मुख्य थे, और नायब भी नियमित पद नहीं था, वजीर से शुरू होते थे। तो वजीर, दीवान इंशा, दीवान रसालत और आरिज ममालिक, और ये प्रकार का ये सारे केंद्रीय शासन व्यवस्था थी जो सुल्तान को शासन करते थे, और जिनके आदेश जो है सुल्तान की सहमति से, स्वीकृति से पूरे ही साम्राज्य में लागू होते थे। और फिर इसके बाद में जो है कारखाने, एक शब्द आता है, कारखाने स्थापित करने का सिद्धांत संभवतः है फारस से लिया गया है। तो रेशमी चोड़े, मतलब ये एक तरीका होता है कि रेशमी कपड़े ये करना, इत्र वित्र ये सबकी व्यवस्था रहती थी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि केंद्रीय शासन व्यवस्था बहुत मजबूत थी, बहुत स्थिति थी, और विभागों का विभाजन भी बहुत सुदृढ़ था, और इसी के अनुसार इस्लाम के नियमों को अनुपालना करके शासन व्यवस्था दी जाती थी।